हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक कॉमर्स बच्चे को ये आना चाहिए बिकॉज इसी से उसका बेस बनता है। और बेसिकली ये जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हमें ये बताता है कि हमें एंट्रीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, कौन कौन से वो रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए सो दैट हम रिकॉर्डिंग कर पाएँ, एंट्रीज को पास कर पाएँ। और इसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज यू नो, इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन और उसका जो मेजर पोर्शन है वो हमने कर लिया था, लेकिन उसका जो नेक्स्ट वाला कुछ पार्ट रह गया है जो कि है ये वाला, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसको समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो इसलिए अगर हम पहले ये समझ लेंगे तो वो हम फटाफट से कर पाएंगे। और तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं ये भी बताना चाहूँगी दैट दिस चैनल कॉमर्स गाइड A to Z इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी एट होम। तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डायरेक्टली बुक से समझाऊं सो दैट आप भी अपनी बुक को सामने खोल कर रख सको और हम मैच कर पाओ बिना किसी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बुक से ही डायरेक्टली आपको समझाऊं। और इससे ये भी हो जाता है कि कोई हमारा जो पार्ट है वो स्किप भी नहीं होगा। और मैं ऑर्डर भी बुक वाले से ही चलती हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी, मेरे पास जो बुक है वो है डी के गोयल और जो एडिशन है वो है 2018। अगर आपके पास कोई और बुक है तो भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर भी मेरे चैनल की वीडियोस देख सकते हो, आपको हेल्पफुल ही रहेंगी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप अपने वाले बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे दूँगी और मैं आपके क्वेश्चंस को चेक करके आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगी। और अगर आपके पास 2018 एडिशन नहीं है डी के गोयल का तो भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो भी मतलब हमारा जो है थियोरी मैच हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आप उसको देख लेना पहले कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रही हूँ, तो वो आपकी बुक में ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एज़ यू नो, दिस इज़ चैप्टर नंबर 7 इन माय बुक एंड इन दिस बुक डबल एंट्री सिस्टम का पहले एवोल्यूशन दी हुई है, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम कब और कैसे आया, क्योंकि ये एमसीक्यू से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब आप फ्यूचर में कभी इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे तो भी ये इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी अपनी बुक्स को आप सेल मत करना, हमेशा अपनी ये वाली प्राइमरी बुक्स को ज़रूर अपने पास रखना। उसके बाद इसका मीनिंग आ जाएगा, हम मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो मेन पोर्शन आएगा, जो कि है कि व्हाट आर दी गोल्डन रूल्स। और वो गोल्डन रूल्स को समझने के लिए हमें कौन कौन से अकाउंट्स पहले पता होने चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो कि मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। सो एज़ यू नो दैट जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। और यहाँ पे यही अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ इसकी टर्म से, कि हर एंट्री को डबल तरीके से रिकॉर्ड करना। अब वो क्या है वो हम समझेंगे पहले इस डेफिनेशन से, दैट एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी इज़ वर्थ हैज़ टू फोल्ड आस्पेक्ट। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का होना ज़रूरी है, और क्योंकि ये तो हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कर ही चुके हैं दैट ओनली फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको मनी में या मनी के इक्विवेलेंट वर्थ में कैलकुलेट करके लिख सकें, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको एक बार रिकॉल करके बता दी यहाँ पे। तो हर एक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी और मनीज़ वर्थ इन्वॉल्व होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, और हमें उन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना होता है। वो किस तरीके से? द रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू ऑन वन हैंड एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर हैंड। मतलब एक तरफ तो हमें एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी, और अगर कोई चीज़ आती है तो उसका ऑपोजिट कुछ चीज़ हमसे जा भी रही होगी, और इसलिए हमें उन दोनों आस्पेक्ट को रिकॉर्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें उन दोनों आस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करना होता है, और इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो फटाफट से इसकी एवोल्यूशन समझ लेते हैं, दैट दिस इज़ मोस्ट प्रोग्रेसिव साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम। प्रोग्रेसिव मतलब कि जो कि बढ़ता गया, और साइंटिफिक है मतलब लॉजिकल है, और एक कंप्लीट सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। और जो रूल्स होते हैं इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, वो डेफिनेट होते हैं और क्लियरली स्टेटेड हैं, ठीक है। और इसलिए ये हर एक कंट्री में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग को करने के लिए। और अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस। हर एक
बिजनेस में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक साइड हमेशा डेबिट होती है, दूसरी साइड हमेशा क्रेडिट होती है। सो दिस इज़ हाउ एन अकाउंट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आ जाता है अकाउंट का नाम, और दो साइड्स होती हैं इसकी, एक लेफ़्ट साइड, मतलब ये जो बीच ये होती है सेंटर वाली लाइन, इसको मैं अभी पेंसिल से एक और मार के बता देती हूँ आपको, डबल कर दी लाइंस मैंने। ये होती है लेफ़्ट साइड पूरी, और ये वाली होती है हमेशा राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट उसका ऑपोजिट क्रेडिट हो रहा होगा। उसके दो मतलब जैसे कि मैं मान लो आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मान लीजिए अगर आपको बुक ख़रीदनी है अकाउंट्स की, और अकाउंट्स की बुक ख़रीदने आप गए मार्केट में, तो आप बुक लेकर आए, लेकिन उसके रिटर्न में आपको कुछ मनी देनी पड़ी। ठीक है, तो एक तरफ आपके हाथ पे बुक आई और दूसरी साइड पे आपके हाथ से पैसे गए, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। जो चीज़ आई वो था बुक, और जो चीज़ गई वो था कैश। तो इसलिए हमने एक अकाउंट में एक बुक का अकाउंट बना लेंगे और एक बना लेंगे हम कैश का अकाउंट। तो अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। अब वो कौन सी डेबिट और कौन सी क्रेडिट होगी वो बेस्ड होता है डबल एंट्री के जो कुछ रूल्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और डेबिट पहली बात तो जब हमने दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए, ठीक है, तो एक चीज़ मतलब एक एस्पेक्ट का उल्टा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का एक तरफ जो चीज़ आ रही है उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो चीज़ जा रही है उसका ऑपोजिट उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रिकॉर्ड किसकी हेल्प से कर रहे हैं? डेबिट और क्रेडिट की टर्म से। तो डेबिट और क्रेडिट भी एक दूसरे के उल्टे हुए। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट लगा लगा के, उसके बाद जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल होगा तो वो टोटल हमारा सेम होगा, क्योंकि हमने दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया है। और यही डबल एंट्री बुक सिस्टम हमें कहना चाहता है। और जब भी हमारा टोटल सेम आ जाता है तो अब हम ये बोल देते हैं कि हमने बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क किया, कोई चीज़ रही नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि कई बार टोटल मैच होने के बावजूद भी गलतियां होती हैं, जो कि हम ट्रायल बैलेंस के एरर्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं ये चीज़ विच इज़ दिस वन। So a book on the double entry system was first of all written in this 1494 में पहली बार इस बुक को लिखा गया, और ल्यूका पेचियोली एक रेजिडेंट था इटली का। ठीक है, उसने इस बुक को लिखा और अपनी लैंग्वेज में लिखा, मतलब इटालियन लैंग्वेज में ही लिखा। और उसके बाद इस बुक को डिस्कस किया गया और ये बताया गया उस बुक में मतलब उस बुक में डबल एंट्री को डिस्कस किया गया, और ये बताया गया कि दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद ये बुक बहुत पॉपुलर हो गई थोड़े से टाइम में, और इस बुक को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय ह्यूज ओल्ड कास्टल ने 1544 में। उसके बाद इस बुक में बहुत सारे चेंजेस हुए, और चेंजेस करने के बाद फिर एक और बुक आई जिसको बोला गया इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो कि आई 1785 में। इट वॉज इन दिस बुक दैट ओल्ड सिस्टम वॉज कम्प्लीटली रिवाइज्ड। जिस तरीके से हम पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे या फिर जो इसने बताया था उसको कुछ चेंज किया गया। इसमें परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह 2-3 और अकाउंट्स होते हैं, ये बुक्स जो होती हैं, ठीक है, उसको ऐड किया गया, और ट्रायल बैलेंस को दोबारा से डिस्कस किया गया। और कहने का मतलब ये है ये बुक पॉपुलर हो गई, थोड़ी सी चेंजेस हुई, और लास्ट में हमने डबल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। और हर एक कंट्री में जब भी अकाउंटिंग होती है तो इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो हम करते हैं। ठीक है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं उसमें। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डबल एंट्री सिस्टम को किसने पहली बार लेके आए और कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे कि 1494 बाय ल्यूका पेचियोली, और जो कि हुआ था इटली में। तो यहाँ पे आ जाता है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हम डिस्कशन में समझ भी चुके हैं। तो फटाफट से बता देती हूँ कि हर एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, और कोई भी ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करे। ठीक है, तो कम से कम 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट होंगे, और ये भी हो सकता है 2 से ज़्यादा हो, लेकिन एक इफेक्ट हो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हर एक ट्रांजैक्शन को जितने जितने उसके अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो आस्पेक्ट हो सकता है एक साइड तो रिसीविंग अ बेनिफिट, ठीक है, मतलब कहीं से हमें कोई चीज़ आ रही है, और दूसरी साइड पे ये हो सकता है अदर अकाउंट यील्डिंग अ बेनिफिट, मतलब जहाँ से वो हमें चीज़ आई, ठीक है, या तो जिसने मतलब हमें वो बेनिफिट करवाया उसके अकाउंट को रिकॉर्ड करना, ठीक है। इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है, मान लीजिए कि अगर मैंने कैश पे करके कोई चीज़ खरीदी, फिर तो हमारे से कैश गया, ठीक है। अगर मान लो मैंने उधार पे कोई चीज़ खरीदी, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास सामान आया, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, क्योंकि कैश तो मैंने दिया नहीं, जिसकी वजह से मुझे वो बेनिफिट आया, मतलब उस बंदे का अकाउंट को हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और देखा जाए तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमें उसको फ्यूचर में पैसे पे करने होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हम कि हम हर अमाउंट को 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स तो अलग अलग डिफरेंट इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अमाउंट, एक ही अमाउंट से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं ना। जैसे मान लो मैंने बुक खरीदी, तो जितने की बुक आई उतने का ही कैश गया, तो बुक की अमाउंट जितनी है उतने का ही कैश गया, तो अमाउंट दोनों बार सेम आई, ठीक है। तो अमाउंट को हम 2 बार लिख रहे हैं, लेकिन जो हेड्स हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वी रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 25,000 रुपीज़ हमने लिए। इसकी वजह से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो कैश अकाउंट क्योंकि मुझे कैश आया, दूसरा मोहन अकाउंट क्योंकि मुझे मोहन से वो पैसे आए, ठीक है। तो इसलिए उन दोनों के अकाउंट को हमने दोनों के हेड्स में ये अमाउंट जाएगी, लेकिन 25,000 यहाँ पे भी 25,000 जाएगा और यहाँ पे भी 25,000 जाएगा, तो अमाउंट को 2 बार लिख लिया, लेकिन हेड्स डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं, मैं ये जे.आर. बाटली बॉय की डेफिनेशन बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ दी ईजी, और इसमें ये कॉम्प्रीहेंसिव भी है, ठीक है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ 2 फोल्ड अफेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। इट अफेक्ट्स 2 अकाउंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हर एक अकाउंट जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन के जो 2 इफेक्ट होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। और हम अगर हमें किसी भी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना है, या हमें किसी भी बुक्स का या किसी भी चीज़ का अगर मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो हमें दोनों आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। तो उससे क्या होगा, अगर एक साइड डेबिट होगी तो दूसरी साइड क्रेडिट होगी, क्योंकि वो दूसरी साइड उसके ऑपोजिट जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। इट इज़ दिस रिकॉर्डिंग ऑफ 2 फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज़ गिवन राइज टू द टर्म डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों आस्पेक्ट, 2 फोल्ड आस्पेक्ट जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को हम ध्यान में रख के रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डेफिनेशन अच्छी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये रेपिटेशन ही है, फटाफट से कर लेते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है क्योंकि उसके 2 आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर एक साइड डेबिट है तो दूसरी क्रेडिट है, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। वो कैसे होगा वो आप तब समझोगे जब आपको एंट्रीज बनानी आएंगी। एंट्रीज बनाने से पहले हमें रूल्स आने चाहिए जो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल आस्पेक्ट, ये क्या है ये भी आप रूल्स की हेल्प से समझ जाओगे। थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स, जो कि रूल्स हमने समझने हैं, उन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम है। उसके बाद लास्ट में बनता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं, जो कि हमेशा हमारा इक्वल आता है। नाउ अब हमें ये समझने के लिए कि गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री क्या है या बुक कीपिंग क्या है और किस तरीके से चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, हमें समझने होंगे कुछ अकाउंट्स, कुछ हेड्स। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसको मोटे मोटे तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और वो 3 कैटेगरीज को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब 3 तरीके के अकाउंट्स में हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है, और वो तीनों अकाउंट के हमें रूल्स याद करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो ये समझने के लिए हमें पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल बोल सकते हैं, जिसमें मतलब मैं सीधा ही लिख देती हूँ रियल अकाउंट। अकाउंट की एब्रीविएशन ये भी होती है A/C, और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो मैं आपको पहले पर्सनल अकाउंट बताऊंगी कि अच्छा एक बार हम ऐसे ही समझ लेते हैं, मतलब ब्रीफली इजी तरीके से।
तो हमने क्या किया, अकाउंटिंग को करने के दौरान हमें जो मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। पहली कैटेगरी थी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ये किसी बंदे से हमें अगर कोई लेन देन हो रहा है तो हमने उसका नाम से उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पे हो गया पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व। पर्सनल अकाउंट मतलब क्योंकि हम उस बंदे का नाम लिख रहे हैं, उस बंदे को मतलब पर्सनली हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो बंदा नेचुरल बंदा भी हो सकता है और आर्टिफिशियल बंदा भी हो सकता है। आर्टिफिशियल बंदा कौन हुआ, मतलब कि कंपनीज, ठीक है, कंपनीज को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जब किसी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब भी हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हर एक कंपनी की कॉमन सील होती है, उसका नेम होता है, तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं किसी कंपनी के साथ तो हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, और उसको भी हम यही वाला उसमें रूल लगता है। दूसरा है रियल अकाउंट। जितने भी मेरे एसेट्स होते हैं, ठीक है, कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारा हमारा आ जाता है रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें एक समझ में आ गई, एक तो हमारा जब लोगों के साथ लेन देन होना है तो पर्सनल अकाउंट, और अगर हम एसेट्स का लेन देन हो रहा है या कुछ भी एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो रियल अकाउंट वाला रूल लग गया उसमें। और तीसरा आ गया नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, खर्चे और इनकम्स वाला, लॉसेस और प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ से हमें लॉस हो रहा है या हमें किसी चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है या मेरे खर्चे हो गए या मेरी इनकम हो गई, तो वो किस हेड में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। अब हम इसको डिटेल में बुक की हेल्प से 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो अगर कोई कंपनी है, कोई बंदा है, ठीक है, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट के हेड के अंदर लेते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी थी, जो 3 अकाउंट है ना, तीनों के रूल्स हैं। तो बेसिकली हमें 3 रूल्स लर्न करने हैं, 3 गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि अगर मान लो मुझे मोहन का अकाउंट भी बना सकती हूँ मैं, अकाउंट ऑफ रामचंद्र कृष्ण, ठीक है, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड कोई कंपनी हो गया, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अगर हमारा कोई लेन देन हो रहा है, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक अकाउंट किसी बंदे का ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोपराइटर कौन है, ओनर, कैपिटल, ठीक है, तो वो भी हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स, वो भी ओनर ही निकलवाता है पैसा बिजनेस से, तो वो भी हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स थी पर्सनल अकाउंट की। उसके बाद अब हम समझते हैं रूल। अब सबसे पहले हमें इतना समझ में आ गया ना, पता लग गया ना पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया, इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी, ठीक है, ये चीज़ें आ गई और इसकी एग्जांपल हमने समझ ली है सारी। अब इसका रूल समझते हैं क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दिस रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको पैसा जा रहा है उसको डेबिट करना है और जिसने पैसा दिया है गिवर, उसको हमने करना है क्रेडिट, ठीक है। तो ये होता है इस रूल का मतलब। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जैसे कि पेड टू हरी, मैंने हरी को पैसे दिए, तो हरी ने पैसे रिसीव किए, तो हरी का अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक है, तो हरी विल बी डेबिटेड। दूसरी जगह रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 10 रुपये हमें आए, तो मोहन क्या हो गया, गिवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे आप कैश को इग्नोर करो, ठीक है। तो जिसको पैसे जा रहे हैं उसको डेबिट बोलना है और जो पैसा दे रहा है हमें उसको बोलना है क्रेडिट द गिवर। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, ठीक है। अब इन्होंने ना पर्सनल अकाउंट को क्लासीफाई किया है। हम पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन और मतलब पर्सनल अकाउंट के आगे 3 टाइप्स हैं, हम वो फटाफट समझ लेते हैं। रूल यही रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब हरी की जगह आ जाएगा कंपनी का नाम, ठीक है, या फिर एक और रिप्रेजेंटेटिव है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स आ जाती है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, नेचुरल पर्सन, ठीक है, कोई भी बुक शॉप, मतलब बुक शॉप नहीं, सॉरी, बुक सेलर, किसी अगर बंदे का नाम अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है मान लीजिए बुक शॉप का नाम, ठीक है, किसी दुकान का नाम, ठीक है, किसी कंपनी का नाम,
और किसी पार्टनरशिप फर्म का नाम, तो वो सारे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम वो या ठीक है, ये सब आ जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो अगर नेचुरल पर्सन की मैं एग्जांपल लूँ, कैश पेड टू मिस्टर ए, अगर मैंने मिस्टर ए को पैसा दिया तो किसका अकाउंट मैं क्या कहते हैं किसके पास पैसा गया, मिस्टर ए के पास गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, उसके बाद कैश पेड टू ए लिमिटेड कंपनी, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन है, ए लिमिटेड या XYZ लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे क्या डेबिट हो जाएगा, ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिटेड। ऐसे ही इसमें अब यहाँ पे जो थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ पर्सनस के होते हैं। अब वो कौन से ग्रुप ऑफ पर्सनस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुई है कि मैंने कुछ, जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है ना, तो मैंने जुलाई के मंथ के कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं की। वैसे तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस तो जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, लेकिन मैंने कुछ लोगों को सैलरीज नहीं दी, तो वहाँ पे हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग। और जो कुछ लोग हैं जिनको सैलरीज नहीं दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक ग्रुप हो गया, और वो ग्रुप को भी हम पर्सनल अकाउंट के अंदर ही जोड़ते हैं। और जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी अगर अकेला होता तो वो होता नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे हो गया सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट उन बंदों का मतलब को वो कर रहा है, शो कर रहा है जिनको हमने भी सैलरीज नहीं दी, तो वो कुछ ही लोग हैं, वो सारे नहीं हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस या एक्रूड इंटरेस्ट, ये हम धीरे धीरे समझेंगे जब इनकी एंट्रीज आएगी, तो वो सारे हो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। सो सिंपल था ये पर्सनल अकाउंट। अगर किसी बंदे का नाम, किसी कंपनी का नाम इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे हमने जो रूल लगाना है वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जिसको पैसे जा रहे हैं उसको डेबिट बोलना होता है। ठीक है, अगर मोहन को पैसे जा रहे हैं तो हमने बोलना है मोहन अकाउंट डेबिट, और अगर किसी से पैसे आ रहे हैं, गिवर है, तो उसके अकाउंट को हमने बोल देना है क्रेडिट। अगर हमें शाम से पैसे आ रहे हैं तो हम बोल देंगे शाम अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी थी। अब आ जाता है रियल अकाउंट। ये बाकी जो है अब बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट वो होती है जिसकी वो थिंग्स जिनकी वैल्यू को हम मनी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, वो सारे होते हैं मोस्टली हमारे एसेट्स, जैसे कि कैश अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। और इसका जो रूल है ना वो भी बहुत ईजी है, वो है डेबिट रूल जो है दैट इज़ डेबिट what comes in, credit what goes out। तो रियल अकाउंट के अंदर जो एसेट्स होते हैं, हमने ये चीज़ देखनी है कि वो क्या हो रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो उसको डेबिट बोलना है, और अगर वो जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट बोलना है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने अकाउंट्स की बुक बाय की, तो अगर आपने अकाउंट्स की बुक बाय करने गए हो तो आपके लिए बुक एक एसेट है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि बुक एक एसेट है, बट अदरवाइज कंपनीज के लिए देखा जाए तो शायद वो उसको एक्सपेंस के अंदर भी शो कर दें, लेकिन अगर हम मान के चले कि बुक एसेट है, ठीक है, और हमसे गया कैश, तो दोनों यहाँ पे मतलब बुक आई, बुक खरीदी, बुक इन, और कैश क्या हो गया, आउट। ठीक है, तो बुक आई, बुक क्या है, एसेट है। ठीक है, और कैश क्या, कैश भी क्या था, एसेट था। तो बुक के अकाउंट को हमने करना है डेबिट, और कैश अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि जो डेबिट होता है, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR होती है, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म होती है CR। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बुक खरीदी हमने। अगर कोई और एग्जांपल लें हम, कि अगर मान लीजिए कार ख़रीदी है बिज़नेस यूज़ के लिए, तो कार एक एसेट है और उसको बाय करने के लिए मेरे पास से चला गया कैश। ठीक है, तो दोनों एसेट्स हैं, तो कार आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लग गया। ठीक है, एंड कैश गोज़ आउट, कैश गया हमसे, तो फिर भी रियल अकाउंट का रूल लगा। क्यों, क्योंकि कैश क्या है, इसके अंदर आ रहा है, वो रियल अकाउंट के अंदर, तो क्रेडिट क्या हो गया, कैश। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ, यहाँ पे दोनों ना क्लब भी हो जाते हैं रूल्स। वो कैसे हो गए, मान लीजिए कार परचेज की ऑन क्रेडिट,
फ्रॉम कंपनी एम। एम कंपनी से मैंने कार उधार पे खरीदी, ठीक है। तो सबसे पहले कार आई मेरे पास, ठीक है। और दूसरी बात, जो कैश नहीं गया, उधार पे आया। दूसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व हुआ? कंपनी एम का, ठीक है। तो कार यहाँ पे कौन सा अकाउंट लगा, रूल लग रहा है यहाँ पे? रियल अकाउंट का, क्योंकि कार जो है वो एसेट है। जबकि कंपनी एम क्या है? कंपनी एम कौन सा? ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व। अब कार आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कार अकाउंट विल बी डेबिट। दूसरी ओर कैश तो नहीं गया, ठीक है, उधार चढ़ गया। और दूसरा हेड इन्वॉल्व किसका हो रहा है? कंपनी एम का, जो कि आती है पर्सनल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे हमने क्या बोला था? क्रेडिट द गिवर। हमें कार कौन दे रहा है? गिवर दे रहा है ना, मिस्टर एम गिवर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? मिस्टर एम। मिस्टर एम अकाउंट, मिस्टर एम नहीं सॉरी, कंपनी एम। कंपनी एम अकाउंट विल बी क्रेडिट, ठीक है। तो देखा। और अगर मान लो 5 लाख की थी कार, तो दोनों के 5 लाख अमाउंट 2 बार रिकॉर्ड हुई। एक बार कार मतलब एक बार रियल अकाउंट के अंदर एंट्री हो गई और दूसरी बार एम अकाउंट के अंदर, मतलब दोनों हेड्स डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 अकाउंट्स को समझ लिया है, पर्सनल अकाउंट और उसके रूल को, रियल अकाउंट और उसके रूल को, ठीक है। दोनों के इंडिविजुअल एग्जाम्पल को भी और दोनों की क्लब करके कंबाइन एक एग्जाम्पल को भी समझ लिया है, जो कि नॉर्मली होता है। क्लब करके बहुत सारी एग्जाम्पल्स करनी पड़ेगी। पर्सनल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट इकट्ठे तो कभी लगती ही नहीं है। रियल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों इकट्ठे लग जाती है, जैसे यहाँ लग गई। बुक आई, कैश गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक डेबिट हो गया और दूसरा क्रेडिट, या तो एक डेबिट होगा या एक क्रेडिट होगा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक और वीडियो भी बना दूंगी इसके ऊपर, कोशिश करूंगी उसमें। और दूसरी चीज़, अगर आपको हो रही है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमने इतनी बार करनी है ना, जब हमने एंट्रीज की इतनी प्रैक्टिस होनी है, मैं बार बार आपको रिकॉल करवाती रहूँगी कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, कौन सा रूल लगा, वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। अगर आपको अभी बोलते वक्त मेरी समझ में आ रही है बात तो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस। यहाँ आते हैं एसेट्स और यहाँ आते हैं एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है, जो कि रूटीन में हमें होते हैं। फाइन। अब इसके लिए हमें इसका रूल क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस, इनकम क्या होती है, गेन्स और लॉसेस क्या होते हैं। इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, मैं इसका लिंक ना अभी दे दूँगी आई बटन में, तो आप वहाँ पे जाके एक बारी ये इसकी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब इसका जो रूल है वो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको हमने बुक करना होता है डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हमने करना होता है क्रेडिट। ये रूल है इसका। ये तीनों रूल्स को आपको रट्टा चढ़ाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन अकाउंट्स को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। दूसरी बात इसमें आ जाती हैं एक्सपेंसेस सारे, सैलरी पे, रेंट पे, डिस्काउंट दिया हमने किसी को, वो भी एक तरीके से मेरा एक्सपेंस या लॉस टाइप होता है। फिर बैड डेट्स हो गए, कोई नुकसान हो गया मुझे, ठीक है। और इनकम्स क्या होती हैं? कोई पैसा आना था वो, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हो गई, डिस्काउंट किसने मुझे दे दिया, मुझे इंटरेस्ट आया, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। और इसका रूल हमने कर लिया है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, पेड 20,000 फॉर सैलरीज। मैंने 20,000 रुपये की सैलरीज पे की, ठीक है। तो 20,000 की सैलरीज क्या है यहाँ पे? एक्सपेंस। एंड रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब
इन्होंने बोला है कि 20,000 की सैलरी पे की, तो एक जगह तो सैलरी था नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। दूसरी जगह क्या था, कैश में पे की, तो कैश क्या है, कैश है एसेट, एसेट होता है रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गया, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगी, आपको ये देखना है कि कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हुए। पहले तो वो दो हेड्स इन्वॉल्व जो हुए वो सोच लेनी है, फिर एक हेड का रूल सोचना है, फिर दूसरे हेड का रूल सोचना है, फिर दोनों को। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों डेबिट हो गए दोनों क्रेडिट हो गए, नो, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। अगर आपको मान लो ये पता लग गया ना, अगर आपको रूल, ये ट्रिक है, अगर आपको रूल नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दूसरा नेचुरली क्रेडिट ही होगा। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि इन सब अकाउंट्स को बनाने के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है कंपनी का। सबसे पहले तो था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम क्या कर रहे थे, हर एक इंडिविजुअल का, किसी कंपनी का पर्सनली उसका नाम रिकॉर्ड कर रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, वो हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब क्रेडिट या जब उधार पे लेन देन हुआ हो। अगर उधार पे लेन देन नहीं हुआ फिर हम अवॉइड करते हैं किसी के नाम को रिकॉर्ड करना। मान लीजिए अगर आपने शॉपकीपर से बुक खरीदी और अपने पैसे दे दिए, तो अब आपको उसके अकाउंट को याद, मतलब नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लेन देन ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जब उससे बुक खरीदी, लेकिन आपने उधार पे खरीदी, अभी आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो इस केस में हमें उसको उसके नाम को याद रखना, अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्रेडिटर कौन है। तो बेसिकली यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ। इस अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने का यही हो गया कि कितना अमाउंट मुझे किसी से आना है और कितना अमाउंट मुझे किसी को देना है। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्ट होता है पर्सनल अकाउंट को बनाने का, और ये तभी मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं जब उधार पे लेन देन हुआ हो। दूसरा था रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो यही होता है कि मेरे पास कितना पैसा किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, मेरे पास लूज फॉर्म में कैश कितना पड़ा हुआ है। यही होता है मेरा रियल अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव। और दूसरी बात थी, लास्ट जो पॉइंट अकाउंट था, दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। और जो नॉमिनल अकाउंट था, इसको जो करने का ऑब्जेक्ट है वो यही होता है दैट कि हमें सिंपली ये देखना होता है कि हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस अभी हमारे ड्यू हो गए हैं। ठीक है, और हमें ये भी देखना होता है कि हमने कितने कितना कैश एक्सपेंसेस के ऊपर लगाया और कितना कैश मेरे को इनकम से जनरेट हुआ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह जो इन तीनों अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव थे। अब बाकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट उसमें ना आपको मैं वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगी इसकी, मैं उसमें आपको इलस्ट्रेशन करा दूंगी और इसके एडवांटेजेस और स्टेजेस करवा दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, सो सिंपली आज मुझे यही बताना था आप लोगों को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।